नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। हम इंडिया के लोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आई हूं आपका अपना स्पेशल बुलेटिन हम इंडिया के लोग। हम इंडिया के लोग में आज बात होगी उत्तर प्रदेश की, आज बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की। हम इंडिया के लोग में बात करेंगे पंजाब के लोगों की, बात करेंगे दिल्ली के लोगों पर कोरोना की सख्त होती पाबंदियों की। हम इंडिया के लोग में आज कोरोना काल में चुनाव प्रचार का नया फंडा समझेंगे। हम आपको बताएंगे प्रचार का डिजिटल अंदाज कितना क्रिटिकल है। क्या गांव देहात तक पहुंचेंगे डिजिटल नारे? नेताजी तो फिलहाल इसी सोच में डूबे हैं। हम इंडिया के लोग में ऐसी हर खबर जो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ी है, हमारे आपके हक और हुकूक से जुड़ी है। तो बस बने रहिए अगले 60 मिनट मेरे साथ और आम लोगों के नजरिए से देखिए जिंदगी से जुड़ी बड़ी खबरें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन इस चुनाव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल रैलियां। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक किसी भी रैली, रोड शो या नुक्कड़ सभा पर रोक लगा दी है। इसके बाद कोरोना के हालात को देखते हुए रैली की अनुमति पर विचार किया जाएगा। हालांकि जिस तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सियासी पार्टियों को एक बड़ा सा नो साफ साफ नजर आ रहा। ऐसे में पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल रैलियां और डिजिटल प्रचार पर जोर देने की सलाह दी गई, यानी डिजिटल की फाइट क्रिटिकल है। और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में यूपी की प्रमुख पार्टियों के सबसे बड़े नेताओं के ट्विटर पर कितने फॉलोअर हैं। नेता फॉलोअर्स कितने हैं ये हम आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनके 1.68 करोड़ फॉलोअर्स हैं और अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से 13,800 ट्वीट किए गए हैं, यानी बेहद सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर। अखिलेश यादव, इनके भी काफी फॉलोअर्स हैं, 1.53 करोड़ यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और 49,000 कुल ट्वीट अभी तक अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से किए गए हैं। ये बड़े नेता हैं यूपी के। प्रियंका गांधी वाड्रा, जो बहुत देर से ट्विटर पर आई हैं, लेकिन उनके भी 44 लाख फॉलोअर्स हैं और कुल ट्वीट अभी तक जो किए गए हैं वो 1,828 ट्वीट प्रियंका गांधी के ट्विटर हैंडल से किए गए हैं। तो यह हम आपको बता रहे हैं सोशल मीडिया पर क्या स्थिति है। मायावती बहुत कम एक्टिव रहती हैं, उनके 23 लाख फॉलोअर्स हैं अभी ट्विटर हैंडल पे और कुल ट्वीट जो उनके हैंडल से किए गए हैं वो 1,255 ट्वीट अभी तक मायावती के ट्विटर हैंडल से किए गए हैं। मायावती कम एक्टिव नजर आती हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर। तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए फिलहाल चुनावी फिजा बदली बदली सी है। दिसंबर के महीने में रैलियों का शोर उत्तर प्रदेश के लोगों ने बेहद करीब से देखा। अब चुनाव आयोग ने सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी। डिजिटल प्रचार पर भी सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी समेत कई छोटे राजनीतिक दलों का कहना है कि उनके पास इतने संसाधन नहीं कि वो डिजिटल प्रचार कर सके। माटी के लोग डिजिटल दुनिया के भरोसे हो रहे। हम इस पहले चुनाव में कैसे फैसले लेंगे, किसका साथ देंगे, ये एक बड़ी पहेली बन गई है।
देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, जबकि अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होना है। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप है और इसी वजह से लोकतंत्र का ये महोत्सव बदला सा नजर आएगा। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश का चुनाव कार्यक्रम घोषित करते वक्त ये बात साफ कर दी कि चुनाव कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा। साथ ही राजनीतिक रैलियां और सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही 15 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि केवल डिजिटल रैलियों के जरिए ही जनता से संपर्क साधा जाएगा। मतलब साफ है कि यूपी के रण में इस बार डिजिटल दंगल होगा। सवाल अहम है कि इस डिजिटल दंगल के लिए कितने तैयार हैं राजनीतिक दल। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत कई सियासी पार्टियां डिजिटल रैलियों को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज़्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात जनता तक पहुंचाने चाहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। मैं ये चाहता हूं कि सभी पार्टियों को मौका मिले। देखिए, हम चुनाव आयोग से कहेंगे कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनके पास सारे संसाधन हैं। चुनाव आयोग ने ही अपने यहाँ पंजीकृत कराया है छोटे छोटे दल जिसको कहते हैं, तो उनके पास संसाधन नहीं है। तो चुनाव आयोग को चाहिए कि वो अपने मुट्ठी में लगाम ले और जैसे आप लोगों के चैनल को वो जैक करें, अपने कब्जे में करें। 1-1 घंटा राष्ट्रीय पार्टी को दें तो आधे घंटा राज्य दल को दें, तो 15 मिनट 10 मिनट क्षेत्रीय पार्टियों को दें। चुनाव आयोग की तरफ से ही जो भी बातें जनता के बीच तक पहुंचाई जाएं। लेकिन छोटी छोटी पार्टियों के सामने बड़ी दिक्कत है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगी। अब ये जो डिजिटल से चुनाव होंगे और ये सब चीज़ें हैं, तो प्रचार प्रसार में भी दिक्कत होगी। वार रूम नहीं है, बहुत सी दिक्कतें हैं, आर्थिक है दिक्कतें होंगी, उनके कार्यालय नहीं, उनके पास टीम नहीं है, तो ये सब दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और आगे चल कर के चुनाव परिणाम पर भी असर जरूर आएगा इसका। वर्चुअल वर्ल्ड में होने जा रहे इस चुनावी समर में अब हम आपको दिखाते हैं किसमें कितना वर्चुअल दम है। सियासी दलों में सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा नाम बीजेपी का है। पार्टी ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर खूब सक्रिय है। बीजेपी ने अपने 1.5 लाख पन्ना प्रमुखों और 1.5 लाख बूथ कमेटियों के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप्स का जाल फैला रखा है। इसके अलावा पार्टी शुभचिंतकों के व्हाट्सएप ग्रुप्स की संख्या भी 2 लाख के करीब है। ट्विटर की बात करें तो बीजेपी के टिकट के हर दावेदार के लिए सोशल मीडिया पर कम से कम 25,000 फॉलोअर्स की शर्त 2016 में ही लागू कर दी गई थी। पार्टी की राष्ट्रीय इकाई के ट्विटर हैंडल के 1.73 करोड़ फॉलोअर्स हैं। यूपी भाजपा के ट्विटर पर 29 लाख फॉलोअर्स हैं। पार्टी अपने ट्विटर अकाउंट से हर दिन 30 मिनट के अंतराल पर एक ट्वीट करती है। वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय इकाई के फेसबुक पर 1.58 करोड़ फ्रेंड्स हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर 42 लाख और यूट्यूब पर 40 लाख फॉलोअर्स हैं। पार्टी की राज्य इकाई के फेसबुक पर 49.14 लाख और इंस्टाग्राम पर 78,000 फॉलोअर्स हैं। देखिए, आपको ये देखना होगा कि हमारे पास जितने मोबाइल हैं आज की डेट में, क्या वो अंतिम जो वोटर आपका गांव में बैठा हुआ है उसके पास मोबाइल है क्या? हमारी जो जानकारी है, लोगों के पास अभी भी 50 से 55% लोगों के पास जो है वो फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है। उसके बाद जो लगभग 20 से 25% लोगों के पास है ना, आज भी वो कीपैड के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। और 10 से 15% लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन है ही नहीं।
तो उन लोगों तक पहुंचना इस प्रकार के सोशल मीडिया और दूसरे में बड़ा मुश्किल है। उसके लिए तरीका ये होगा कि टीवी चैनल के थ्रू भी कुछ प्रचार प्रसार जो लोग कर रहे हैं वो वहाँ तक पहुँचेंगे। इसका बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको समाजवादी पार्टी की डिजिटल ताकत से रूबरू करा देते हैं। सपा में पार्टी से ज्यादा मुखिया अखिलेश यादव सक्रिय हैं। ट्विटर की बात करें तो पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 28.7 लाख फॉलोअर्स हैं। यूं तो पार्टी ने 2010 से ट्विटर पर उपस्थिति बना रखी है, मगर अब तक 15,600 ट्वीट ही किए हैं। वहीं फेसबुक पर सपा के 28 लाख फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर पार्टी का अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। अनवेरीफाइड अकाउंट पर 24.73 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि यूट्यूब पर 2.35 लाख फॉलोअर्स हैं। ये एक हिसाब से फायदेमंद है। जो बेवजह इतनी बड़ी रैली होती है, इतने पैसे की बर्बादी होती है, वो पैसा बचेगा। दूसरा क्या है कि जिस तरह से हम महामारी को फेस कर रहे हैं, वो महामारी से लोगों को बचेंगे, क्योंकि रैली में जाते हैं, भीड़ होती है, तो वो नहीं होगी। तो उससे कहीं ना कहीं महामारी पर भी लगाम लगेगी, कंट्रोल होगा, मुझे लगता है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन सोशल मीडिया पर नई खिलाड़ी है। कांग्रेस ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मौजूद है। कांग्रेस 2013 से ट्विटर पर सक्रिय है। कांग्रेस की राष्ट्रीय इकाई के ट्विटर हैंडल पर 84 लाख फॉलोअर्स हैं। यूपी राज्य इकाई के ट्विटर हैंडल के फॉलोअर्स 4.6 लाख ही हैं। वहीं फेसबुक पर 57.62 लाख, इंस्टाग्राम पर 10 लाख और यूट्यूब पर 17 लाख फॉलोअर्स हैं। वहीं पार्टी की राज्य इकाई के फेसबुक पर 6.04 लाख और इंस्टाग्राम पर 1.10 लाख फॉलोअर्स हैं। डिजिटल दुनिया में सबसे कम मौजूदगी बहुजन समाज पार्टी की है। सोशल इंजीनियरिंग वाली पार्टी सोशल मीडिया से लगभग दूर ही है। पार्टी सिर्फ ट्विटर, फेसबुक पर सक्रिय है। बसपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के 2.42 लाख फॉलोअर्स हैं। हालांकि पार्टी ने आज तक 140 ट्वीट ही किए हैं। इनमें से 50 से भी अधिक तो मायावती के ट्वीट्स को ही रीट्वीट किया गया। फेसबुक पर बसपा का पेज वेरीफाइड तक नहीं है। अनवेरीफाइड पेज पर 12,000 ही फॉलोअर्स हैं। जाहिर है राजनीतिक दलों को ये बात बखूबी समझना होगा कि बदलते दौर में वो नहीं बदले तो काफी कुछ बदला बदला सा नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए रैलियां और नुक्कड़ सभाओं पर कैंची चला दी। सभी सियासी पार्टियां मतदाताओं तक पहुंचने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही। आज लखनऊ में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें तमाम बातों को लेकर चर्चा की गई। सभी सियासी पार्टियां मतदाताओं तक पहुंचने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही हैं। लखनऊ में बीजेपी की बैठक भी हुई, जिसमें सीएम योगी, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा सहित बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। लखनऊ में हुई इस बैठक में बीजेपी 11 जनवरी से प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान शुरू करने का फैसला कर चुकी है। छोटी छोटी टोलियों के जरिए इस अभियान को चलाया जाएगा। खबरों के मुताबिक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर घर जाएंगे, लोगों को केंद्र और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। विचार और प्रांत जो है वो अन्य लोगों से विचार करके केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड पर प्रस्तुत करता है। ये सारा प्रोसेस चल रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी का प्रत्याशी हो, प्रत्याशी सर्व स्वीकार्य हो और उसकी निष्ठा पार्टी संगठन के प्रति हो और कार्यकर्ता अपने को सहज महसूस करता हो और उसके जिताऊ स्वरूप हो। आज जो है, आज हम लोगों ने चुनाव में कोरोना संक्रमण का जो दुष्प्रभाव है उससे बचते हुए सुरक्षा के साधन उपायों में वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, चुनाव आयोग के सारे नियमों का पालन हम लोग कर सके और उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी हम जागरूकता और अपनी बातों को कैसे पहुंचा सके, सोशल मीडिया का भी स्वरूप क्या होगा, ये सारी तमाम बिंदुओं पर ये चुनाव समिति बड़े महत्वपूर्ण है। चुनाव समिति मतलब केवल टिकट बांटना नहीं है। चुनाव समिति का मतलब है विभिन्न पहलुओं पर पार्टी की पहुंच कैसे ज्यादा से बने उस पर विचार करना।
तो लखनऊ में आज बैठक हुई बीजेपी की, जिसमें तय किया गया आगे की रणनीति को लेकर। किस तरह की रणनीति होगी? छोटी छोटी टोलियों में कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, वो सरकार के किए गए कामों को लोगों तक पहुंचाएंगे और इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब बात समाजवादी लोगों की, बात लाल टोपी की। पिछले काफी दिनों से लाल टोपी को लेकर खूब सियासत हो रही। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी को लेकर बयान दिया और लाल को गुंडों वाली टोपी करार दिया। और अब समाजवादी पार्टी के संस्थापक और समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव ने लाल टोपी को लेकर बड़ा बयान दिया। मुलायम सिंह यादव का दावा है कि यूपी में बीजेपी लाल टोपी से घबराई हुई है। तो सबसे बड़े नेता बीजेपी के वो कहते समाजवादी पार्टी की ये लाल टोपी खतरनाक है। लाल टोपी से परेशान हो गए, याद रखना, लाल टोपी से परेशान हो गए, इसलिए आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं जैसा पूरी तरह से सरकार बनाना है। सरकार बनाने जब आए तब हम लोग मिलेंगे और आप जितने लोग हैं अपनी सूची में बना करके नाम पता तो दे दीजिए और सरकार बनने पर आपको सुविधा हम देंगे जो जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए आप बहुत ही हिम्मत के साथ, गंभीरता के साथ विचार करो कि आपके देश की जो समस्या है वो आपके लिए उम्मीद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो हमारे देश समाज का उत्थान होगा, हमारे देश का विकास होगा, हमारा किसान को भी लाभ होगा, नौजवानों को रोजगार या नौकरी मिलेगी। अब बात यूपी के सियासी दलों में मची भगदड़ की। नेता अपने अपने भाग्य को लेकर परेशान होने लगे हैं। कोई टिकट कटने के डर से परेशान है तो किसी को हार का डर सता रहा। लिहाजा यूपी में दल बदलने का नया दौर शुरू हो गया। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के बड़े नेता इमरान मसूद ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। अब इमरान मसूद साइकिल पर सवार हो गए हैं। वहीं बदायूं में बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा। मौजूदा बीजेपी विधायक राधा कृष्ण शर्मा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। दल बदलुओं की इस नई दौड़ को उत्तर प्रदेश के लोग बेहद करीब से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही नेताओं का पाला बदलने का दौर शुरू हो गया। टिकट मिलने की आस और टिकट कटने के डर से मौजूदा और पूर्व विधायक इस दल से उस दल में भाग रहे हैं। जिस पश्चिमी यूपी पर अखिलेश यादव नजरें टिकाए बैठे हैं, उसी पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सोमवार को पश्चिमी यूपी के 3 नेताओं ने पाला बदल लिया। कांग्रेस के इमरान मसूद हाथ का साथ छोड़कर साइकिल पर सवार हो गए, तो इमरान के जुड़वा भाई नोमान मसूद ने रालौत का साथ छोड़कर हाथी की सवारी करने का फैसला किया। जबकि पश्चिमी यूपी बीजेपी को बड़ा झटका बदायूं के बिलसी से विधायक राधा कृष्ण शर्मा ने दिया है। राधा कृष्ण शर्मा अब बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद राधा कृष्ण शर्मा को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई। बदायूं को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने बदायूं के बिलसी में 1993 के बाद पहली बार मोदी लहर में 2017 में जीत दर्ज की थी और आर.के. शर्मा यहां के विधायक चुने गए थे। शर्मा ने मतदान के 21 दिन पहले टिकट मिलने के बावजूद भी जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। पार्टी के छोड़ने के ऐलान से पहले इमरान मसूद ने अपने समर्थकों के साथ बैठक भी की थी।
और फिर सबके राय मशविरे के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी में जाने का ऐलान कर दिया। इमरान मसूद पिछले काफी दिनों से इस बात के संकेत दे रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। मसूद का साफ कहना है कि यूपी में सीधी लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच है। देखिए, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति इस ओर इंगित कर रही है कि लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। उस परिस्थिति के अंदर मैंने समाजवादी पार्टी में जाने का निर्णय लिया। बहुत सारी मजबूरी होती है। देखिए, प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, उन हालात के अंदर उत्तर प्रदेश को ज़रूरत है कि एक ऐसा मजबूत नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर आए जिसके नाम के ऊपर भाईचारा मोहब्बत कायम हो, जो किसानों के लिए, जो नौजवानों के लिए, जो प्रदेश को विकास की ओर ले जाने के लिए काम कर सके। और वो केवल और केवल अखिलेश जी मुझे नज़र आते हैं, इसलिए मैंने निर्णय लेने का काम किया। नहीं, समाजवादी पार्टी में मेरा जन्म हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थीं, कई बार आपस में हो जाता है, लेकिन मैं अपने परिवार के अंदर जो मेरा जहाँ मेरा लालन पालन पोषण राजनीतिक हुआ, उस परिवार के अंदर वापसी कर रहा हूँ। और मैं एहसानमंद हूँ राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का। उन्होंने मुझे बेहद सम्मान दिया और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत विश्वास भी किया। वहीं इमरान के ही जुड़वा भाई नोमान मसूद ने रालोद को झटका देकर हाथी की सवारी करने का निर्णय ले लिया। नोमान 2 बार गंगोह विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और दोनों बार हारे। उनकी पहले भी बसपा में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन वो किसान आंदोलन के दौरान रालोद में शामिल हो गए। लेकिन रालोद को अपने लिए मुफीद न पाकर अब वो बसपा में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में वोटिंग होनी है। पहला चरण 10 फरवरी को है। पश्चिमी यूपी से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जो पूर्वांचल में जाकर 7वें चरण में खत्म होगी। मतलब साफ है कि अब दल बदलने वालों का खेल शुरू हो गया है, जो टिकट के बंटवारे के साथ बढ़ता ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले की जांच अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली कमेटी करेगी। इसमें एनआईए के आईजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी सिक्योरिटी शामिल होंगे। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की जांच कर रही केंद्र और पंजाब सरकार की कमेटियों को जांच आगे न बढ़ाने के लिए कहा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पीएम के दौरे पर ब्लू बुक के हिसाब से सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। राज्य में डीजीपी की देखरेख में रूट पर सुरक्षा इंतजाम किए जाने थे, लेकिन इसमें चूक हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सुरक्षा महासचिव को चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस की ओर से इंग्लैंड के नंबर से आए ऑटोमेटेड फोन कॉल के जरिए दी गई थी। देखिए, यूनाइटेड किंगडम से ये कॉल आया था, एक 10:38 पे और एक 12:30 बजे, और दोनों प्री रिकॉर्डेड कॉल्स थे। और उसमें ये कहा गया कि हम सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं और हम जिम्मेदारी लेते हैं। प्रधानमंत्री का जो काफिला फिरोजपुर में रोका गया, वो हम जिम्मेदारी लेते हैं। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जजेस को धमकी दी कि आप इस पिटिशन को सुनने से बचें, इसको ना सुने। ये जो प्रधानमंत्री की काफिला रोकने की पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है। और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जजेस, आप ये बात याद रखिएगा कि जो पंजाब में सिख दंगे हुए थे उस 1984 में, उसमें आज तक एक भी आदमी दोषी नहीं पाया गया है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले की जांच अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली कमेटी करेगी। ये बात तय हो चुकी है। और दूसरी खबर भी पंजाब से ही जुड़ी है, सोनू सूद से जुड़ी है। सोनू सूद की बहन मालविका सूद ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनू सूद से मुलाकात की थी, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि पंजाब में कुछ होने वाला है। और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सोनू सूद की बहन ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सोनू सूद की बहन मालविका सूद पंजाब के पीएम, पंजाब के सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई। और मैं ही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी जी है सब तो पुरानी पार्टी है। जिन्ने भी लोग बैठे हैं, मन लगता जो उन्होंने पहली बारी वोट पाई सी तो कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੋ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ੀਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। हम इंडिया के लोग में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटेंगे हम इंडिया के लोगों से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। बात कोरोना के कहर की। देश में कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोरोना पॉजिटिव हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कोरोना ने चपेट में ले लिया। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने के बाद रेस्टोरेंट और बार को बंद करने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में 16 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए। अलग अलग राज्यों में पाबंदियों का दौर भी शुरू हो गया और इंडिया के लोग बस दुआएं कर रहे हैं इस बार कोरोना पर समय रहते काबू पा लिया जाए तो देश बड़ी तबाही से बच जाएगा। देश में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,80,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। साथ ही ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,033 हो गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर तेजी से फैलता जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। वहीं इस साल की शुरुआत में अब तक दिल्ली पुलिस के लगभग 1,000 कर्मी कोरोना की इस लहर में संक्रमित हो चुके हैं। इसमें दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त चिन्मय बिस्वाल भी हैं। सीआरपीएफ के 931 जवान भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में कोविड के ताजा हालात पर चर्चा करने के लिए डीडीएमए की बैठक भी हुई। सूत्रों के मुताबिक कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच रेस्टोरेंट की डाइनिंग सेवा बंद हो सकती है। टेक अवे जारी रहेगा। रविवार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब 22,751 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दूसरी वेव जो थी हमने देखी और उसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स बढ़े। इसी तरह अब जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसमें डेल्टा से भी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और आपने देखा होगा कि दिल्ली का जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 22 से ज़्यादा है और 20,000 से अधिक मामले रोज आ रहे हैं। और एग्जैक्ट प्रिडिक्शन करना कि कब वेव आएगी कब नहीं आएगी ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो वायरस है ये एक कंटिन्यूअस डायनेमिक प्रोसेस है। जो वेरियस मॉडल्स हैं वो हेल्प करते हैं, पर एग्जैक्ट क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और हमने देखा है कि बहुत सारे जो फोरकास्ट होते हैं वो हमने देखा है कि पिछले वेव में भी देखा, फर्स्ट वेव में भी देखा, और उसके जो रिजल्ट्स थे आपको सबको पता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। इसमें राज्यों से हालात पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोरोना से निपटने की तैयारियों पर देश के कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार को देखते हुए 67 ट्रेनिंग सेंटर्स को बंद रखने का फैसला किया है। कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट्स को रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,334 नए मामले सामने आए हैं।
राज्य में पिछले एक सप्ताह के दौरान मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। योगी सरकार ने सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने का आदेश जारी किया है। साथ ही वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने को भी कहा है। वाराणसी में कोरोना केस का आंकड़ा 1000 पार होने पर बंदिशें सख्त कर दी गई हैं। शाम 4 बजे के बाद घाट पर नहीं बैठ सकेंगे। पार्क में जाने पर भी रोक लगा दी गई है। प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 8,334 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 335 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 33,946 मामले हैं। इन 33,946 मामलों में से 33,563 होम आइसोलेशन में है, अर्थात घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इस बार की लहर में हम ये देख रहे हैं कि लोगों को अस्पताल जाने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ रही है और लोग घर पर रहकर ही स्वस्थ हो जा रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार में ना आइएगा और किसी भी प्रकार से भयभीत ना होइए, घबराइए नहीं। जहां भी आप हैं, आपके घर पर ही हमारी टीमें संपर्क करके आपको दवाइयां उपलब्ध करवाएंगी और आप दवाइयों का सेवन कर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,388 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। ब्यूटी सैलून को बाल काटने वाले सैलून के साथ एक ग्रुप में किया जाएगा और 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। जिम भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले व्यक्तियों को ही इन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। पश्चिम बंगाल में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 24,287 नए केस दर्ज हुए हैं। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की गई है। वहीं कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसको देखते हुए बंदिशें बढ़ा दी गई हैं। ये वायरस ऐसा है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इसका मतलब जब पेरेंट को या बड़े को सिम्टम पहला आता है, उससे 2 दिन पहले ही वो वायरस ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो इसलिए जब सिम्टम ही नहीं है तो टेस्ट भी नहीं कराना। अगर टेस्ट करा के पता लग जाए, वो ऑलरेडी 2 दिन पहले से वो वायरस को अपने बाहर सिक्रीशंस में भेज रहा है, तो अंडर द सेम रूफ बचाना नामुमकिन है। बचाव के तरीके खाना पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब खाना एक जैसा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यह है कि ऑनगोइंग ट्रांसमिशन नहीं हो आफ्टर डिटेक्शन। उसके लिए जो मरीज है या जिसको सिम्टम है, उसको अपने आप को क्वारंटीन या आइसोलेट करना पड़ेगा। पंजाब और हरियाणा में भी कोरोना डरा रहा है। लोगों की लापरवाही भारी पड़ रही है। बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। साथ ही मास्क लगाने के प्रति लोग गंभीर नहीं दिख रहे हैं। राज्य में कोरोना के केस लगभग 16,000 पार कर गए हैं। अभी तक ओमिक्रॉन के केस जो है वो 18 के करीब है और दूसरे जो है कोरोना पॉजिटिव जो है वो तकरीबन हमारे पास आज तक 16,000 के करीब जो है वो नए केस आए। टेस्ट कितने करे जा रहे हैं रोज तकरीबन? टेस्ट कल भी हमने 30,000 टेस्ट किया है, जिनमें से 4,000 के करीब जो है कोरोना पॉजिटिव केस आए। दूसरी ओर बिहार में भी
कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। राज्य में मामले बढ़ने लगे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों को देखते हुए बघेल सरकार अलर्ट हो गई है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जा रही है। साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन आए थे, फिर ब्रिटिश स्ट्रेन आए थे और फिर डेल्टा पहले हमारे देश में भारत में चिन्हांकित हुआ था और वो पूरी दुनिया में डोमिनेंट स्ट्रेन हो गया था, प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन हो गया था। अब ओमिक्रॉन के साथ वही हो रहा है। हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें ओमिक्रॉन टेक ओवर कर रहा है डेल्टा को। तो ज़्यादातर जो केस आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के आ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। और महानगरों में भी 80% से ज़्यादा जो केस ट्रायल पे लिए जा रहे हैं उनको ओमिक्रॉन का पाया जा रहा है। ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा ऐसा लगता है, ओमिक्रॉन डोमिनेंट स्ट्रेन हो जाएगा। जाहिर है ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले अब तीसरी लहर के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। राज्य सरकारों ने तमाम पाबंदियां लगाई हैं और कई सूबों में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। लोगों को भी सतर्क रहना होगा। साथ ही लापरवाही बरतने वाले नागरिकों को भी ये समझना होगा कि कोरोना किसी को नहीं पहचानता है, लिहाजा सतर्कता के साथ सावधानी भी बरतनी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ट्वीट किया और उन्होंने जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। अजय भट्ट ने ट्वीट किया है, हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड विद माइल्ड सिम्टम्स, हैव आइसोलेटेड माई सेल्फ एट होम, दोज हु केम इन टच विद मी इन लास्ट फ्यू डेज काइंडली आइसोलेट एंड गेट टेस्टेड। यानी उन्होंने कहा है कि वो पॉजिटिव आए हैं, जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करा लें और खुद को आइसोलेट कर लें। और उन्होंने अपनी तबीयत की जानकारी भी दी कि उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं और वो घर पे ही खुद को आइसोलेट करके रह रहे हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच आज से देश में बूस्टर डोज का अभियान शुरू हो गया। अगर आपके घर में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपके घर में फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं तो भी ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। बूस्टर डोज के अभियान को आपको कामयाब करने की शपथ लेनी होगी। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं और बूस्टर डोज लगाएं। कोरोना की मार से पूरी दुनिया करहा रही है। ओमिक्रॉन का दंश हिंदुस्तान में तांडव मचा रहा। करीब 2 साल से पूरा विश्व कोरोना से जंग लड़ रहा और इस जंग में सबसे बड़ा हथियार है कोरोना वैक्सीन। इस जंग की जीत की कड़ी में देश ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। देश भर में कोरोना की बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई। 60 साल से अधिक आयु और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। आज पहले ही दिन लोगों में तीसरी डोज को लेकर खासा उत्साह नजर आया। सुबह से ही सीनियर सिटीजन डोज लगवाने के लिए अस्पताल पहुंचे। उत्तर प्रदेश में बूस्टर डोज लगाने का निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत गोरखपुर एम्स में भी आज कुछ लोगों को बूस्टर डोज दिया गया। हमारे साथ एक पुलिसकर्मी मौजूद है जिन्होंने कभी बूस्टर डोज लगवाया है। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा महसूस है। वैसे आपने आज बूस्टर डोज लगाया है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं? कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, अच्छा महसूस हो रहा है जी। 2 डोज लगवाने के बाद कितने दिनों के बाद आज बूस्टर डोज लगा? 90 दिनों के बाद बूस्टर डोज लग रहा है। पूरे देश में बूस्टर डोज को लोगों के बाजू तक पहुंचाया जा रहा, जिससे कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को कम किया जा सके। क्योंकि ओमिक्रॉन तेजी से हिंदुस्तान में पैर पसार रहा है। आज से 60+ कैटेगरी में शुरू हुआ है। इनके साथ फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर, बट उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिनका 9 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो लोगों ने सेंटर में जाने से पहले अपना सर्टिफिकेट देखना है। अगर अपना 9 मंथ पूरा होना है, दोनों वैक्सीन लेके, दोनों वैक्सीन, तो नज़दीक के सेंटर पे जाइए और वैक्सीन ले लीजिए।
ये तस्वीरें बता रही हैं कि बूस्टर डोज को लेकर लोग कितने सजग हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। हेल्थ वर्कर्स बूस्टर डोज अभियान को युद्ध स्तर पर चला रहे हैं, क्योंकि देश में ऐसे बहुत से फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्ग हैं जिनको वैक्सीनेशन हुए 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। लिहाजा उन्हें बूस्टर डोज की जरूरत है और सरकार ऐसे लोगों को देश में बूस्टर डोज लगा रही है। सर, आज से जो बूस्टर डोज लगने जा रही है, किन लोगों को बूस्टर डोज लग रही है? देखिए, जो हम इसको प्रिकॉशन डोज बोल रहे हैं, ये स्पेसिफिकली हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और इसके अलावा जिनकी 60 इयर्स एज है और उनके साथ उनको कोई कोमॉर्बिड भी है, कोई अन्य बीमारी भी है, उनको आज से ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है। और इसके अलावा आप देखते हैं आगे आगे फिर शायद ये और एज ग्रुप को भी रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि अभी जब हम बूस्टर की बात कर रहे हैं या प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं तो 60 इयर्स से भी कम एज ग्रुप के जो और भी लोग हैं, चाहे 50 में हो चाहे 45 के बाद हो, जिनको कोमॉर्बिड है, तो उनके लिए वैक्सीन लगना बेहद ज़रूरी होगा। और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हम जो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हाई एक्सपोजर में रहते हैं, और फिलहाल जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि बाकी अदर कंट्रीज़ की भी बात करें और स्पेशली इंडिया में भी बात करें, तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स है वो काफ़ी ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनको जो है एक बूस्टर डोज एज ए प्रिकॉशन डोज लगनी ज़रूरी है। बूस्टर डोज और प्रिकॉशन डोज की बात आ रही है, दूसरी जो वैक्सीन की डोज लगी उसके कितने अवधि के बाद ये डोज लगेगी? हाँ, सेकेंड डोज जिनको लगी थी उसके 9 महीने के बाद अब ये प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। तो उन लोगों के पास ऑलरेडी ये मैसेज चला गया है जिनको जिनको ऑलरेडी 9 महीने हो गए, तो उसके बाद फिर वो अपना कोविन पे ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या अगर वो वॉक इन भी आके अपना बताएंगे कि उनको ये लगी थी, अपना पुराना सर्टिफिकेट दिखाएं या उनके फ़ोन नंबर से ट्रेस करके उनको फिर ये वैक्सीन दी जाएगी। पर इसमें ये है कि जिसको कोविशील्ड लगी थी उनको कोविशील्ड ही लगेगी, और जिनको कोवैक्सीन लगी है उनको कोवैक्सीन ही दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने कोरोना वैक्सीन की एहतियातन डोज देने का ऐलान किया था। कोविड बूस्टर डोज को हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ गंभीर बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिक भी ले सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी ने इसे बूस्टर डोज न कहकर प्रिकॉशनरी डोज का नाम दिया था। ये डोज ऐसे वक्त में दी जा रही जब देश में ओमिक्रॉन के कारण कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। ये तो लखनऊ के 10 लोगों ने इस सेंटर पर जो बूस्टर डोज है वो भी लगाई हुई है। हम थोड़ा सा और दूसरे सेंटर पर भी चलते हैं। यहाँ पर 2 अलग अलग जगह बनाई गई हैं। एक ये बूथ था और एक बूथ इधर और बनाया गया है। लोगों के बैठने के भी इंतजाम है। आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो लगातार लोग करते रहें, इसका ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। और जो अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं वो भी काफ़ी दुरुस्त दिखाई दे रही हैं। इधर थोड़ी सी लोगों की भीड़ ज़्यादा है। यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनको पहली डोज लगनी है, दूसरी डोज लगनी है, इस तरीके के भी लोग हैं, और साथ साथ बूस्टर डोज वाले भी हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग अपना थोड़ा सा दूरी बनाइए भाई, दूरी बनाइए। तो ये आप देखिए लोकल जो पेशेंट्स हैं वो भी चूंकि यहीं पे आते हैं, इस वजह से थोड़ा सा इस जगह पे, हालांकि अलग अलग सेंटर्स इन्होंने बनाए हुए हैं, किसी बूथ पर अचानक भीड़ भी बढ़ जाती है। हमें भी बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि इसको कैसे वो चैनलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये एक और बूथ है जहाँ पर वैक्सीन का कार्यक्रम चल रहा है। रजिस्ट्रेशन इधर हो रहा है और उधर वैक्सीन लग रही है। ये यूथ हैं 15 से 18 साल के हो। वैक्सीन आज लग रही है पहली। देश में 5.75 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इनमें से 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ 60 साल से अधिक उम्र के 2.75 करोड़ बुजुर्गों को भी वैक्सीन लगाई जानी है। पहले चरण में जहां सीनियर सिटीजन और फ्रंटलाइन वर्कर्स को शामिल किया गया है, डॉक्टर्स की देखरेख में शुरू हुए वैक्सीनेशन के तहत लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया जा रहा। साथ ही डोज से पहले उनको तीसरी डोज की जानकारी भी दी जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मजीठिया ड्रग्स मामले में पंजाब सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा।
हाईकोर्ट ने विक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत की याचिका को मंजूर कर लिया। इसके बाद ही मजीठिया को कोर्ट ने बुधवार तक गिरफ्तारी से राहत और जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। पंजाब सरकार की ओर से पी चिदम्बरम और मजीठिया की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी में तीखी बहस हुई। बहस के बाद मजीठिया को अग्रिम जमानत दे दी गई। शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने अग्रिम जमानत के लिए 27 दिसंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। मोहाली की एक कोर्ट ने पिछले साल 24 दिसंबर को मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पंजाब में मादक पदार्थ गिरोह की जांच के संबंध में 2018 की एक रिपोर्ट के आधार पर पिछले हफ्ते मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब बात देश के शूरवीरों की, जिनकी वजह से घाटी में आतंकियों में खौफ है। नया साल आतंकियों के लिए काल बनकर आया। नए साल की शुरुआत से ही सेना आतंकियों पर कहर बनकर टूट पड़ी। सेना ने आज जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। सेना इस साल अब तक 11 आतंकियों को ढेर कर चुकी है। नए साल की शुरुआत से ही सेना घाटी में आतंकियों पर मौत बनकर टूटी है। घाटी में आतंकियों को लगातार मौत के घाट उतार रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है, जिससे आतंकी बौखलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के हसनपोरा इलाके में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने देर रात 2 अज्ञात आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें, करीब 8 घंटे पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग शुरू हो गई थी, जिसका सेना की ओर से जबरदस्त तरीके से जवाब दिया गया। वहीं अब सेना ने जवाबी फायरिंग में आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को हसनपोरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी का इनपुट मिला था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाकर इलाके की घेराबंदी कर दी थी। सेना से घिरे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके जवाब में सेना ने भी फायरिंग करना शुरू कर दिया और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। कल देर शाम सिक्योरिटी फोर्सेस को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि इलाके हसनपोरा में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जो ही फौज सस्पेक्टेड स्पॉट की ओर चली गई तो छुपे हुए मिलिटेंट ने सिक्योरिटी फोर्स पर गोलियां चलाई और एनकाउंटर स्टार्ट हो गया। मैं आपको बता दूं, इस एनकाउंटर में 2 अलबदर के मिलिटेंट मारे गए और पुलिस ने एनकाउंटर स्पॉट पर काफी असला बारूद भी जब्त किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंट को हथियार छोड़ने का भी मौका दिया, मगर उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और सिक्योरिटी फोर्स पर गोलियां चलाई। यह ऑपरेशन नीट एंड क्लीन तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज ने अंजाम दिया। अगर इस एनकाउंटर की बात करें, जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज मिलिटेंट का खात्मा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बता दें, बीते कुछ दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं सामने आई। इसी हफ्ते हुई ऐसी ही एक मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को भारतीय जवानों ने ढेर कर दिया था। पिछले 7 दिन में 11 आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। पाकिस्तान सीमा पार से लगातार आतंकी भेजने की कोशिश कर रहा, जिसको सेना लगातार नाकाम कर रही। साल 2022 की शुरुआत के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की संख्या भी बढ़ गई है। सेना ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार आतंकियों को मौत के घाट उतार रही है। 2017 में सेना ने घाटी में 213 आतंकियों को ढेर किया, तो अगले साल 2018 में 215 दहशतगर्दों को दोज़ख की राह दिखाई। जबकि साल 2019 में सेना ने जम्मू कश्मीर में कुल 152 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। तो वहीं साल 2020 में सुरक्षा बलों ने और भी मुस्तैदी दिखाई और घाटी में आतंकियों की कमर तोड़। कई टॉप कमांडर्स के साथ सेना ने घाटी में 203 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। तो वहीं 2021 में सेना ने 181 आतंकियों को जहन्नुम की राह दिखा दी। 100 कामयाब ऑपरेशंस के अंदर 182 दहशतगर्द जो 182 जो अलग अलग तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं, वो इसमें न्यूट्रलाइज हुए और एक बहुत बड़ा एरिया कश्मीर का और जम्मू का
जो आतंक के साए में लंबे अरसे से चल रहा है, उनमें मुझे लगता है कि लोगों को कुछ चैन की सांस लेने का मौका मिला। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकवादियों को उखाड़ फेंकने की मुहिम में जुटे हैं और आतंक के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई ऑपरेशन ऑल आउट के नाम से चलाई जा रही है। इस ऑपरेशन में पिछले 4 साल में सेना ने करीब 950 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन अभी भी घाटी में करीब 180 आतंकी छिपे हुए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट से घाटी में मौजूद आतंकवादियों में खौफ है तो सीमा पार के आतंकियों की भी हर साजिश नाकाम हो रही। 2017 के बाद से लगातार घुसपैठ में कमी आई। पाकिस्तान के आतंकी कश्मीर में घुसपैठ नहीं कर पा रहे और जो भी दहशतगर्द घाटी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें मौत की नींद सुला दिया जा रहा है और घाटी को फिर से जन्नत बनाने की ओर सेना लगातार आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हम इंडिया के लोग में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम इंडिया के लोगों के नजरिए से खबरों को लेकर। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।